हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स करंट अफेयर फैक्ट सीरीज़। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे जो भी करंट अफेयर में जो फैक्ट आया करते हैं उससे संबंधित चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें हम समसामयिक खबर जो रहता है उसको देखेंगे, खबर जो रहता है जो महत्वपूर्ण होता है उसका हम एनालिसिस करेंगे, फिर खबर जो रहते हैं फैक्ट रहते हैं उस फैक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं जिनके माध्यम से डाटा दिखाई जाती है किसी रिपोर्ट को लेकर के, तो उस रिपोर्ट की जो डाटागिरी होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण से संबंधित जो भी आधिकारिक बयान रिपोर्ट पब्लिश होती है उसके डेटा को हम देखेंगे। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी डेटा आया करता है ऐसे प्रीलिम्स में जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद फिर हम देखेंगे आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं न्यूज़, नेशनल मीडिया में, न्यूज़ में, इवन जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है वो सारे हम आंतरिक बाह्य सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस इस वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और याद करना है बार बार, ताकि आपको ये सारे फैक्ट अच्छे तरीके से याद हो जाएँ। We are launching a massive program of national census which happens every 10 years. So 2021 is the census year, and housing, every house will be mapped, listed during April and September 2020, and in February 2021 head count will be done. And this time, it will not be a long form. Those who will take benefit of the special mobile app, which will be created to upload the details. It is self-declaration. No document is required, no proof is required, no biometric is required, and this is already accepted by all the states, and all the states have already notified it, and they have already started their training camp. दोस्तों, अभी आप लोगों ने एक वीडियो क्लिप देखा है जिसमें हमारे देश के एमएचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी एनपीआर के बारे में बता रहे हैं। तो एनपीआर क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर एनपीआर और एनआरसी दोनों में क्या डिफरेंस है, या बहुत सारे जो ऐसे विपक्ष हैं या आलोचक हैं वो ये बोल रहे हैं कि एनपीआर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी। तो एनपीआर को लेकर के सरकारें क्या दलीलें दे रही है, और यदि एनपीआर होता है तो इसमें किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और एनपीआर जो है वो कब लेकर के आया गया था, और जब लेकर के आया गया था तब उसमें किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जनता से मांगी गई थी। फिर जब 2020 में लेकर के आया जा रहा है तो क्या जानकारियाँ जनता से मांगी जा रही है। इसको लेकर के जो भी भ्रामक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर स्प्रेड हो रहे हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से एनआरपी और एनआरसी दोनों डिफरेंट है और क्या क्या सरकारें अपनी दलीलें दे रही है। तो इसी को, ये जो खबर है मैं आपको कवर कर रहा हूँ, दैनिक जागरण में छपी खबर के आधार पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप अब जब सोशल मीडिया यूज़ करें, फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, आप देख रहे होंगे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस या प्रोटेस्ट करते हुए लोगों के फ़ोटो दिखाई दे देंगे आपको। तो उन्हीं बीचों में सोशल मीडिया पर जो खबरें अफवाहें चलाई जा रही है उसी को लेकर के खबर छपी है, यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़पेपर में भी छपी हुई हैं। तो जो सीपीएम के नेता हैं सीताराम येचुरी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि एनपीआर के तहत पहली बार सरकार माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान समेत 21 बिंदुओं पर जानकारी मांग रही है। तो जबकि 2010 में जो एनपीआर लाया गया था तो उसमें ऐसा नहीं था। तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि जो एनपीआर है वो पहली बार 2010 में आया था, और उस समय जो सरकार थी वो यूपीए की थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो जब 2010 में लेकर के आया गया था तो उसमें उस समय कुल मिलाकर के 15 बिंदुओं को रखा गया था, और जो 2020 में लेकर के आया जा रहा है इसे में कुल मिलाकर के 21 बिंदुओं को रखा गया है। और जो 2010 में जो डेटा आया था उसको 2015 में अपडेट भी किया गया था, और तब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके लिए ये आंकड़े जुटाए गए थे। मतलब कहा जा सकता है कि जो 2010 में जो आंकड़े जुटाए गए थे उसका उपयोग यहाँ पर 2011 का जो जनगणना हुआ था, मतलब जो हमारा सेंसस हुआ था, उसमें भी इस डेटा का इस्तेमाल किया गया था। इसी बीच सरकार ने बहुत सारी स्पष्टता दी है। सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसे हम एनपीआर कह रहे हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कह सकते हैं आप। फिर दूसरा है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसे एनआरसी कहा जाता है, नेशनल सिटीजनशिप ऑफ रजिस्टर कहा गया है। ये दोनों जो हैं इनमें दोनों में भिन्नता है, दोनों एक समान नहीं हैं।
और सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि एनपीआर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसके डेटा का इस्तेमाल एनपीआर में नहीं किया जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विपक्ष भी है जो ये कह रहा है कि सरकार ने अपने कई बयानों में कहा है कि एनपीआर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी, मतलब पहले एनपीआर होगा देश में, फिर एनपीआर के बाद एनआरसी होगा। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी ऐसी भ्रामक इन्फॉर्मेशन है जिसको सरकार ने क्लियर करने की कोशिश करी है। लेकिन कहा जाए कि जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस प्रकार से मिसलीड किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जनता के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। सरकारें इसको लेकर के क्या दलीलें दे रही हैं? तो देखिए, जो वर्तमान में सरकार है वो ये बोल रही है कि गैर कानूनी रूप से या इलीगल रूप से जो भारत में आए हुए घुसपैठिए हैं उनको पहचान करना है, और पहचान करने वाली जो एनआरसी की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि है इसे विवादित बताया जा रहा है। तो जो सीए आपने सुना होगा नाम, और मतलब यहाँ पर जो नागरिकता संशोधन कानून है जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसे पास कर दिया गया है और कानून बन चुका है, के तहत 1987 के बाद जन्म लेने वाले लोगों के कम से कम एक अभिभावक का नागरिक होना जरूरी है। वो कहाँ का होगा? वो भारत का नागरिक होना जरूरी है उसका। और इसी बीच जो आलोचक हैं वो सोशल मीडिया पर यह आशंका जता रहे हैं कि माता पिता के जन्म स्थान और जन्म तिथि की जानकारी की जरूरत तो राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू करते समय होती है। ये कहना है जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों का, जबकि एनपीआर में पहले जब 2010 में इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई थी। तो इसी बीच जो कहा यह भी जा रहा है कि जो ये एनपीआर है ये सच में कहा जाए तो पहला स्टेप है एनआरसी के लिए, क्योंकि एनआरसी में माता पिता में से किसी एक का जन्म होना भारत में ज़रूरी है, उनका जन्म तिथि मांगा जा रहा है, उनका जन्म स्थान मांगा जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी जो आशंकाएँ हैं वो क्रिएट हो चुकी है। फिर यदि आपका जब एनआरसी स्टार्ट होगा तो एनआरसी नहीं एनपीआर, तो एनपीआर में किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, इसका प्रोसेस क्या होगा? तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 और राष्ट्रीय पहचान पत्र आवंटन नियम 2003 के नियमों के तहत भारत में रहने वाले लोगों के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। मतलब वे लोग जो जिनका रजिस्ट्रेशन या पहचान पत्र है किसी न किसी प्रकार से 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत या राष्ट्रीय पहचान है जिनको मिल चुका है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इसके तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और पहले से जो एनआरसी असम में हुआ था उसमें लागू हुआ ही है, तो लागू है तो लिहाजा उसे एनपीआर से अलग रखा जाएगा। मतलब असम में ये जो प्रोसेस होगा वो नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उसमें पहले एनआरसी हो चुका है, उसमें सारी जानकारी ली जा चुकी है। यदि फिर से करा जाएगा तो क्या होगा? लोग पैनिक हो जाएंगे, फिर बोलेंगे आप ये क्या किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, क्या हमेशा आप इन्फॉर्मेशन मांगने का ही काम करोगे क्या? सरकार से कहेंगे बाकायदा, फिर प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। तो इसमें असम में ये प्रोसेस नहीं किया जाएगा। इसमें घर घर जाकर जो कर्मचारी रहेंगे वो लोगों को जानकारी एकत्रित करेंगे। वे टेबलेट के माध्यम से मतलब जनसंख्यांकिकी और बायोमेट्रिक भी लेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपसे बायोमेट्रिक भी ली जाएगी और जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें आपसे मांगा जाएगा इस बिंदुओं के आधार पर वो आपसे जानकारी ली जाएगी। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस होगा डिजिटली होगा। फिर जिनका आधार नंबर नहीं है वे अपने लिए आवेदन देकर नामांकन क्रमांक पर कर्मी मतलब जो संख्या रहेगा वो कर्मी को दे देंगे। जैसे किसी लोगों का आधार नंबर नहीं है तो वो आधार नंबर का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो इनरोलमेंट नंबर होगा वो वहाँ पर दे देंगे, तो भी उनका काम चल जाएगा। इस दौरान किसी प्रकार के कागजात नहीं मांगे जाएंगे। मतलब जो भी होगा सारा डिजिटली होगा। और देश की जनगणना जो 1948 के जनगणना कानून के तहत ही की जाएगी, ये भी इसमें कहा गया है। लेकिन फिर यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सरकार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मांग रही है ऐसे डिजिटली फॉर्म में, लेकिन सरकार इसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं बता रही है कि जो डेटा प्रोटेक्शन है वो सरकार डेटा का प्रोटेक्शन कैसे करेगी। ज़रूरत तो इस बात को है कि पहले तो जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो लेकर के आया जाए, संसद में पास किया जाए, फिर इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है सरकार वो ले। तो देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि डेटा लीक हो जाता है, गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो हम किस प्रकार से पब्लिक जो है वो ट्रस्ट करे सरकार के ऊपर कि आप हमारे डेटा का इस्तेमाल सही करेंगे। फिर इसके बाद जो 2000 अब हम बात करते हैं 2010 और 2020 के एनपीआर में क्या क्या अंतर है। तो जो 2010 में जो एनपीआर लेकर के आया गया था नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसमें जो 15 जानकारियाँ मांगी गई थी वो कुछ इस प्रकार थी कि पहला आपको बताना था नाम क्या है आपका, फिर घर के मुखिया से संबंध बताना था, पिता का नाम बताना था, माता का नाम बताना था, यदि आप विवाहित हैं तो पत्नी का नाम बताना था, आपका जेंडर बताना था, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताना था, आप मेरिटल स्टेटस बताना था आपको, आपका जन्म स्थान बताना था, राष्ट्रीयता बतानी थी आपको,
कि आप भारत के हैं या फिर भारत के बाहर के हैं। फिर 11वां जो बिंदु था वो सामान्य नागरिक का वर्तमान पता बताना था। फिर वर्तमान स्थल पर रहने की अवधि बतानी थी कि कब से रह रहे हैं आप। स्थानीय आवासीय पता बताना था। आप किस प्रकार के कार्य करते हैं, आपका पेशा बताना था। और शैक्षणिक योग्यता बतानी थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी एनपीआर के तहत, जो कि 2010 में हुआ था। और जो 2020 में हो रहा है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो देखिए उसमें फिर से आपका नाम रहेगा, घर के मुखिया से संबंध रहेगा, आपका जेंडर रहेगा, जन्म तिथि रहेगी, वैवाहिक स्थिति रहेगी, शैक्षणिक योग्यता रहेगा, पेशा व कार्य रहेगा, माता पिता व पत्नी का नाम भी रहेगा यहाँ पर, जन्म स्थान रहेगा, वर्तमान पता रहेगा, वर्तमान पते पर रहने की अवधि रहेगी, राष्ट्रीयता रहेगा और स्थायी जो पता है वो भी रहेगा यहाँ पर। पहले क्या था, स्थायी पता नहीं मांगा गया था, इसमें स्थायी पता भी रहेगा और आपका जो वर्तमान पता है वो भी रहेगा। और इस अन्य बारे में जो जानकारी मांगी गई है इसमें आधार नंबर रहेगा। स्वैच्छिक इसमें बोला गया है, लेकिन इसमें ये भी बोला गया है कि आपको देना होगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इनरोलमेंट करा के भी देंगे। तो स्वैच्छिक बोला गया है यहाँ पर, लेकिन अब देखना स्वैच्छिक मतलब होता है ऑप्शनल, आप दें या ना दें, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपसे वो जो कर्मी आएंगे मांगने के लिए इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे। फिर मोबाइल नंबर देना होगा, माता पिता की जन्म तिथि व जन्म स्थान बताना होगा यहाँ पर। जबकि पहले इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई थी, पहले माता पिता का नाम तक ही सीमित रखा गया था। फिर आपका अंतिम आवासीय स्थान, जैसे कि आपने कई जगह पर आप बदल रहे हैं, जगह पर बदल के रह रहे हैं आप, जैसे किसी समय इस सिटी में थे, किसी समय आप दूसरे सिटी में चले जाते हैं, या ग्रामीण क्षेत्र से थे शहरी क्षेत्र में आ गए, फिर शहरी क्षेत्र से किसी दूसरे शहरी क्षेत्र में चले गए, तो ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। पासपोर्ट नंबर देना होगा, यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। मतदाता पहचान पत्र का जो नंबर होगा वो देना होगा आपको। पैन कार्ड नंबर देना होगा आपको। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना होगा यहाँ पर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी एनपीआर के तहत। और तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देते समय मैं यही कहूँगा कि पैनिक ज़्यादा ना होइए, आपके जो भी डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है बनवा लीजिए, क्योंकि आप, लेकिन ये सवाल तो पूछना बनता है कि हमारी डेटा का इस्तेमाल सरकार किस प्रकार करेगी। तो ये सवाल आपका ड्यूटी है सरकार से पूछना। मेरा ड्यूटी ये है कि मैं आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन जाती है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि हमारे लिए यूज़फुल होता है एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आप लोगों को मेरे माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल होगी और मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की जो अन्य महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।